मैं तो हमेशा की तरह जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाता हूं और हमारी पार्टी भी आईएनएलडी जो है जनता से जुड़ी हुई चीज़ों को जो है उठाती भी है और समस्या होती है तो उसका हल भी निकालती है। आपने देखा है पिछले दिनों, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन की बात आई हो, चाहे भाखड़ा में पानी छुड़ाने की बात आई हो, चाहे बच्चों की नौकरियों का सवाल आया हो, चाहे किसानों के मुद्दे आए हों, हर मुद्दे पर आईएनएलडी और विशेष करके हमारे अध्यक्ष जी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में हम लोग सारे जो है जनता हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले दिनों मैंने बिजली नियामक आयोग के सामने जो याचिका दायर की जो मैंने एतराज़ जारी किया थी, जो पेटिशन फाइल किया था दोनों निगमों ने, उत्तरी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा ने, उसके ऊपर मैंने एतराज़ उठाए थे कुछ और मैं लिखित दे के गया था। तारीख जो निश्चित थी 1 तारीख से पहले कल उसकी हियरिंग हुई थी, सुनवाई हुई थी हरियाणा रेगुलेटरी कमीशन में। सबसे पहले तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, जैसे कंपनीज है पहले अपना प्रेजेंटेशन देती है, पिछली बार भी दिया था उन्होंने प्रेजेंटेशन जब टैरिफ की हियरिंग हो रही थी जनवरी में, अब एफएसए की हो रही थी। और ये एफएसए जो होता है ये एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली और लीगली मिसमैनेजमेंट होता है। तो कंपनी खुद अपनी जिम्मेदारी ले, उनके एमडीज आए हैं, उनके डायरेक्टर्स आए हैं, वो नहीं आ रहे थे। उनके तरफ से पूरी एक लाइन लगी हुई थी वकीलों की, हाई कोर्ट के भी, सुप्रीम कोर्ट के भी, जैसे कि एक बहुत बड़ी पार्टी से मुकाबला करना है। ये बात तो ठीक है, पार्टी तो बड़ी थी। और उन्होंने जब बताना शुरू किया तो कमीशन ने, चेयरमैन ने 2-3 सवाल पूछे। मैं वहीं खड़ा था क्यों, पहले मैंने सवाल उठाए कि ये कौन लोग हैं, ये निगम में कोई ऑफिसर नए आए हैं या ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से है या इंडस्ट्री की तरफ से है, क्योंकि वकील तो उन्हीं की तरफ से आते हैं, या खुद कंज्यूमर है। तब पता लगा कि नहीं, कंपनियों की तरफ से वकील हैं। अब देखिए, एक तरफ तो हजारों करोड़ लोगों से वसूलने की तैयारी कर रहे हो आप, और दूसरी तरफ उनके हित को मारने के लिए कंज्यूमर के, उपभोक्ता के इतना बड़ा खर्चा करके आप वकील लेकर आए हो। भाई आपके कंज्यूमर से क्या तो वो दुश्मनी है इतनी, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि इंडियन नेशनल लोक दल इस मामले में कभी भी माफ़ नहीं करेगा उनको। जब मैंने मेरे पॉइंट्स रेज किए, सबसे पहले तो मैंने कहा कि एक कंपनी जीएमआर प्राइवेट कंपनी थी, उसका किसी कोर्ट केस से 1100 कुछ करोड़ रुपए का भार जो है कंपनियों पर डाल दिया। 1134 करोड़ था और ये फैसला आया था नवंबर 2025 में, अभी रिसेंटली। ये भाई आपका मिसमैनेजमेंट है, आपने लीगल फाइट नहीं की, आपकी एफिशिएंसी नहीं रही, इसकी वजह से, आपकी गलतियों की वजह से है। इसको आप एफएसए में कैसे जोड़ सकते हो? और इसके साथ, हाँ जी,
हाँ, 1134 करोड़ रुपए। MGR, एक मिनट में, नहीं MGR नहीं है, GMR है, GMR सॉरी, पावर की जनरेशन के। मैं ये कह रहा था किस कंपनी के थे ये, तो मैंने कहा हारे तुम हो, हम तो नहीं हारे, हम तो आपका माल खरीदते हैं। अगर कोर्ट के ने आप पर लगा दिया जुर्माना तो उसका हम क्यों भुगतेंगे? सरकार भुगते, कंपनी भुगते, हमारा क्या लेना देना। दूसरी बात, पिछले दिनों सिक्किम में एक सरकारी प्रोजेक्ट लग रहा था हाइडल का। सिक्किम ऊर्जा नाम की कंपनी, उनकी अपनी सरकारी बनी हुई है, लगभग 1200 मेगावाट का। 2006 में एग्रीमेंट हुआ था, हरियाणा ने पावर परचेज एग्रीमेंट किया तो उनके साथ है। टाइम लगता रहा, कुछ जगह ऐसी थी वहाँ। 2017 में कमिश्निंग हुई, कमिश्निंग होते ही वहाँ फ्लड आ गए, वो सारा डैम और प्रोजेक्ट सारा डूब गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद हरियाणा की कंपनियों ने एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया, तोड़ दिया, और एग्रीमेंट को तोड़ दिया 2018 में। तो स्वाभाविक है वो कंपनी जो है CERC में चली गई, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में, और उसके बाद जो है उनके हकमा हो गया, हम चले गए एप्टेल में। हरियाणा सरकार समझ लो, हरियाणा डिस्कॉम समझ लो, कंपनियां समझ लो। तो वहाँ से जो है उन्होंने इंटरिम ऑर्डर करे थे कि अब इनको 1300 करोड़ रुपए वापस करो। हरियाणा की डिस्कॉम कंपनियां वापस करेगी, और हमने जो है नवंबर 2025 में 1300 करोड़ रुपए हमारी कंपनियों ने वापस कर दिए। और अचंभा ये है कि फाइनल जजमेंट नहीं आया था, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता पड़ा था, सरकारी लेवल पर निगोशिएशन का रास्ता पड़ा था। इतनी क्या जल्दी हुई, 1300 करोड़ दे दिए। और सबसे बड़ी बात एक और आ रही है, जो सबसे ज़्यादा बोलते हैं और सबसे ज़्यादा कहते हैं, मैं मेरे मुंह से एक निकला हुआ शब्द जो है बब्बर शेर हूँ, एक शब्द जो निकल गया तो निकल गया, वो कानून है। विज साहब, इनको बिना बताए, मुख्यमंत्री को बिना बताए, और वो पैसा 1300 करोड़ रुपए लुटा दिया। अब वो हमारे पर क्यों डाले फिर? वो विज साहब का बयान आया, मैंने सुना अखबार में किसी में, कि ये बहुत बड़ी बात है, ये मंत्री और मुख्यमंत्री से पूछनी चाहिए थी, ये उनकी बिल्कुल सरासर गलती है। मोनोपोली करना चाहते हैं वो लोग, अनऑथराइज थे वो लोग। काफ़ी कहा इन्होंने, नहीं कहो चाहे, वो तो दे दिया उन्होंने। इससे पहले एक छोटा प्रोजेक्ट था अडानी का, थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट थी, कोई 400-500 करोड़ की। उस टाइम तो उसके लिए मंजूरी के लिए, पैसा वापस देने के लिए मंत्री के पास आया केस, मुख्यमंत्री के पास गया, और फिर कैबिनेट से पास कराया, और कैबिनेट के अप्रूवल के बाद पैसे दिए गए। इसका मतलब है ये भी एक फाइनेंशियल मिसमैनेज है, करप्शन है। ऐसे तो कोई पैसा देता नहीं है। लेकिन वही बात फिर आ गई, वो हमारे पर क्यों डालें? हमारा क्या कसूर है? इसी तरीके से, और वो डाले क्या, जो नवंबर में डाला है, चलो डाल दिया। अगर आप इसका FSA के रूप में देना चाहते हो, लोगों पर डालना चाहते हो, तो 2 महीने होते हैं आपके पास। मान लो मई का बिल है तो आपको जुलाई में निपटाना पड़ेगा, अदरवाइज फॉरफिट हो जाएगा। तो नवंबर की बात है तो फॉरफिट हो गया। अब तो मई आ गई है, अब हमारे पर क्यों डालें? ये कानूनी तौर पर है, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन भी कहता है, रेगुलेशन ही कहते हैं। 1300 करोड़ का भी, 1100 मैंने बताया 34 का भी,
दोनों ही जो है घोटाले हैं किस्म के। ये कंपनियों की नालायकी है, उनकी इनएफिशिएंसी है, बिजली के वितरण निगम कंपनियों की, और क्योंकि वो किसका सिरे पर पड़ रही है, सरकार के सिरे पर पड़ रही है। मैंने उनको कहा भी कमीशन को कि आप ऑल पावरफुल है। पिछले दिनों जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का कि रेगुलेटरी कमीशन सरकार के आदेश या निर्देश को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है। आप ऑटोनमस बॉडी हैं, आपका उस पावर का कोई मतलब नहीं, आपकी पावर अपनी है। और उसके बावजूद जो है, ये तो नहीं लगता मुझे कि डिस्कॉम अपने आप, कंपनियां अपने आप कर रही होगी, सरकार की संलिप्तता तो पाएगी। इसलिए मैंने इन दोनों केसेस में कहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसी एजेंसी हो, चाहे रिटायर्ड जज हो, चाहे कोई भी हो। छोटा मामला नहीं है ये, 2432-34 करोड़ का मामला है। 1301 हो गया और 1134 एक हो गया, 32 टोटल जो है। हाँ, ऊपरी बैठ जाएगा, 2500 का बैठ जाएगा। इसी तरीके से अब जो सब्सिडी होती है फार्मर्स के बदले में, एग्रीकल्चर के कंज्यूमर्स को सरकार सब्सिडी देती है, या किसी भी कंज्यूमर कैटेगरी को रिलीफ देती है, उसके लिए भी कंज्यूमर को बदले में डिस्कॉम को सब्सिडी देती है। और ये मैंडेटरी है और इन एडवांस देनी पड़ती है। और 31 मार्च 2026 की रिपोर्ट है, कैग की रिपोर्ट है कि 1971 करोड़ की सब्सिडी बकाया पड़ी है, निगमों को दी नहीं है सरकार ने। 1971 करोड़ रुपए, और 1971 पड़ी है तो कहने का मतलब है कि आपको अपना काम करने के लिए 1971 रुपये बाजार से आपको उसके बदले में लोन लेना पड़ रहा है। और लोन लेना पड़ रहा है तो उसका ब्याज किस पर पड़ेगा, और लोन किस पर पड़ेगा। आप चाहे लोन तो आप जो दे दोगे सब्सिडी, लेकिन 2 साल के बाद दोगे तो हम तो मारे गए, उसका सारा खर्चा जो एक्सपेंडिचर वो तो हमारे खाते में डाल देंगे। और हमारे पर एफ लगाते देर नहीं लगती कि फालतू खर्चा हो गया है। फालतू खरीद जैसे मान लो मैंडेटेड खरीद होती है, भाई इतने इस रेट पर आप खरीदेंगे, आपका पैसा खरीदने में ज़्यादा लग गया, उसके बदले में तो सब एफ लेते हैं। और तो कोई कारण ही नहीं होता। एक ही कारण होता है कि जो निश्चित कर दिया गया रेट दरें और जितनी क्वांटिटी निश्चित की है रेगुलेटरी कमीशन ने, उससे फालतू आती है तो उसका अधिभार जो है लोगों पर डालते हैं। तो हमारे वाला तो एकदम डाल देते हैं, और वो सरकार वाला भार उस पर डाल ही रहे। इसका मतलब सरकार को पब्लिक इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं, घोषणाएं कर देंगे लेकिन देते नहीं हैं। और अगली बात मुझे कहनी है, देखिए 8200 करोड़ ऐसा है जो रिसीवेबल है, मतलब कहने का कि इनका बकाया है डिफॉल्टर्स के प्रति। हाँ, 8200। और ये भी 2 महीने पहले पुराने फिगर है, शायद आगे और बढ़ गया होगा। बकाया जो डिफॉल्टर्स के अगेंस्ट है, वो बकाया राशि न्यारी, वो फिर बताऊंगा। 8200 करोड़ तो सिर्फ डिफॉल्टिंग अमाउंट है, जो लोग डिफॉल्टर्स हैं उनके खिलाफ है। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर ये आपसे रिकवरी नहीं हो सकती तो सरकार अपना ओन कर ले इनको, और सरकार इनको माफ़ कर दे ताकि आइंदा के लिए वो लोग रेगुलर हो जाएं। हमारा आइंदा नुकसान तो नहीं होगा, रोज़ नुकसान हो रहा है। उस 82 करोड़ के बदले में आपको बहुत बड़ी राशि लोन लेनी पड़ रही है। ना 2 का डिफॉल्टिंग अमाउंट है। अब तो औरों का तो मैंने कलेक्ट कर रहा हूँ,
हर कंपनी बैठ रही है इनकी। और उनका बता दूं 31 मार्च 2026 तक कुल बकाया कर्जा 22,132 करोड़ रुपए हो गए हैं। 22,132 करोड़, हाँ दोबारा हो गया, जबकि 34,000 करोड़ सरकार ने टेक ओवर कर लिया था 2016 में। 22,132 करोड़ दोनों निगमें जो है, इनका जो ऋण है, लोन है, आउटस्टैंडिंग लोन 22,132 करोड़ है। और अकुमुलेटेड घाटा, वो लेटेस्ट फिगर नहीं है मेरे पास, वो 31 मार्च 2025 का है। क्योंकि आप कहते हैं ये हमारा ऑडिट नहीं हुआ है अभी। मैंने बहुत पूछा है, मेरे कोई बताने के लिए तैयार नहीं, ऑडिट नहीं हुआ। तो वो टेम्परेरी तैयार तो हो गया, 6 महीने पहले तैयार करते हैं, उसके बाद अगले 6 महीने तैयार करते हैं, लेकिन बताने के लिए तैयार नहीं। आरटीआई भी डाली हुई है, उसमें भी यही जवाब आ गया। लेकिन चलो हम तो उसको ही ले लेंगे। 31 मार्च 2025 तक संचयी घाटा कह देते हैं हिंदी में, अकुमुलेटेड लॉसेस 27,915 करोड़। ये बाहरी संकट है क्या? ये इनका अपना संकट पैदा किया हुआ है। तो ये जो बोझ आ रहा है ये कंज्यूमर पर ही आ रहा है ना। इसलिए कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं इनको कि भैया वो एक तो जो सब्सिडी बकाया है वो तुरंत जारी कर दो, और दूसरा है ये जो फालतू खर्चे आए हैं जितने भी आपकी कमी की वजह, कमजोरी की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, आपकी लूट की वजह से, ये हम अपने पर नहीं डालने देंगे। और मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि इंडियन नेशनल लोक दल की जनता के हित के लिए कमिटमेंट है, वायदा है। हम किसी भी सूरत में हरियाणा के जो बिजली के उपभोक्ताएं हैं सभी किस्म के, सभी प्रकार के, उनका नुकसान नहीं होने देंगे। हम खड़े हैं उनके हितों के लिए। और अब जब वो बताया मैंने कि मेरी बात कहाँ शुरू बात निकल गई थी, मेरी बात का जो जवाब नहीं दे पाए तो उन वकील साहिबों ने ये कहा कि हमें टाइम चाहिए। मैंने तो इस बार अकेले ज़बानी नहीं लिखित दे दी और बड़ा पूरा एक किसी वकील की राय लेके, उनकी तरफ से वकील खड़ा करके नहीं, राय लेके भी क्या क्या चीज़ें ऐसे मुझे फॉर्मेट बनाना चाहिए। उन्होंने मुझे राय दे दी और मैंने वो बना के तैयार दे दिया। अब उसका जवाब तो देना उनके लिए औखा हो गया। देखिए, एक तरफ तो फीस दे के आए हुए लोग हैं और एक तरफ सीधा साधा एक जमींदार का छोरा लड़ रहा है उनके लिए, लेकिन वो नहीं लड़ रहा, लोकदल की ताकत लड़ रही है। आईएलडी फैसले लिया कि उन्होंने तारीख फिर दे दी ना, अगली उन वकीलों के कहने से 14 तारीख दे दी। 14 तक तो टल गया ना, 14 जून, सॉरी 10 जून, 14 तो ये थी, 10 जून की तारीख दी है। मैंने कोई बात नहीं, उस टाइम हम और तैयारी करके आएंगे। आप वकील अपने हाथ दुगने और मंगा लेना चाहिए, हम तो तैयार हैं, अकेले ही तैयार हैं। पार्टी की सपोर्ट है तो वही हमारे में जान है। अब कोई और बात पूछनी हो तो यस प्रॉफिट में है क्योंकि अकुमुलेटेड लॉसेज का ब्याज पूरा नहीं कर पाती हैं तो प्रॉफिट क्या हो गया। आप अगर ये सारी चीज़ें जोड़ते हो तो प्रॉफिट आ कहाँ से गया। कहते तो हैं कभी 500 का, कभी 100 का, कभी 200 का, कभी 300 करोड़ का हमें लाभ हुआ है। मैंने बार बार कोशिश की, मैं बता तो यारो लाभ है कहाँ। ये छोटा मोटा मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूँ, मुझे बताओ तो सही ना। नहीं, वो सारे हैं जी, लगभग 22 लाख के करीबन है। नहीं, उन्होंने कोई नहीं दी है। 22 लाख कंज्यूमर हैं टोटल 84 लाख में से।
ऐसा मैं बताऊँ आपको, वो मैं आप चाहेंगे तो आपको व्हाट्सएप भेज दूंगा। मेरे पास जितने टाइम तक अवेलेबल है कि कितने लोग हैं, सरकार का कितना पैसा है। 22 लाख 22 लाख लोगों के अगेंस्ट है। कई तो बहुत पुराने हैं। जब तो मैं कहता हूँ सरकार को, मेरी राय है कि सरकार ये 8200 करोड़ जो रुपए हैं, 22 लाख के अगेंस्ट है, जिसमें एक मिनट देखिए, इसमें और गड़बड़ है। इसमें कनेक्टेड भी है, डिसकनेक्टेड भी हैं। कईयों ने डिसकनेक्शन कर दिया, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लो, कोई आज के दिन डिसकनेक्टेड रहेगा क्या? वो अनऑथराइज ले लेगा, वो आपके मीटर में भी अगली बार नहीं आएगी। कनेक्शन भी काटते हैं। बिल तो बिजली का ही बना है उनका। नहीं, सरकार का मेरे पास अभी आंकड़ा नहीं है, लेकिन है बकाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक रेसिप्रोकल है। जैसे मैं बताऊं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमेटी काउंसिल है, मैंने मांग लिया, कहते हैं ये जी आप प्रत्येक कमेटी और प्रत्येक कॉरपोरेशन से अलग अलग मांगो। मैंने ये मांगा कि आपका हाउस टैक्स कितना बकाया है बिजली कंपनियों की तरफ, और बिजली कंपनियों का आपके ऊपर जो है ना कितना बिल बकाया है बिजली का। उसका जवाब आ गया कि आप अलग अलग सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट SPIO है। विधानसभा में तो आपको जवाब देना पड़ता है। मुझे इतना क्या टाल दिया, लेकिन मैं छोड़ू नहीं, कमीशन में जाऊंगा। HERC मुझे लगता है कि 100% जो सरकार चाहती है वही करती है, सरकार से अलग नहीं हुई है। हालांकि मैंने कल भी उनको हौसला दिया, वो तो वही करेगी जी। मैं तो ये मैं उनको हौसला भी दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, आप इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन वही बात है, इंडिपेंडेंट वही बात, फिर पसीना आ रहा है उनके। मैंने डिमांड कह दिया ना, ये जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, इसकी मैं कहता हूँ हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं, वो सरकार ही करे जी, अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स करेगी, और करने के बाद जो है ना पेमेंट पहले सरकार कर दे ताकि हमारे पर ना आए। मैं ये कह, बिल्कुल इसकी पेमेंट जो है ना कंपनियों के खातों से नहीं हो, और कंपनियों ने कर दी तो इसकी भरपाई सरकार करे। और बाद में इंक्वायरी के ऊपर जो है ना, हाँ विज साहब ने ये कहा है कि हमने उस ऑफिसर को बदल दिया। अब मुझे नहीं पता कौन ऑफिसर, एक अफसर का नाम लिया है कि उस ऑफिसर नहीं है, ऑफिसर को हमने उसी दिन ट्रांसफ़र कर दिया। भाई व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफ़र? आपने उसको कसूरवार मान लिया तो ट्रांसफ़र क्यों? कोई इंक्वायरी भी होनी चाहिए थी, कार्रवाई भी होनी चाहिए थी। ये कार्रवाई तो करते नहीं। ये बैंकों में जितने घोटाले हुए हैं, इनमें भी ये निगम जुड़ी हुई है बिजली की, आपको तो पता है सबको, खा गए। मतलब इनका ये काम है। वरना हमारे टाइम में जब चौटाला साहब CM थे, मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, PLA अकाउंट शुरू किया था हमने, पर्सनल लेजर अकाउंट। कोई पैसा बाहर पार्क आप डिपार्टमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वरना हम तो लेते हैं 10-12% ब्याज पर, पैसा सरकार लेती है। अभी 5 लाख से ऊपर चला गया है, उसका मैं एक दिन अलग खुलासा करूँगा। मैं उनकी तरह से नहीं करूँगा कि इतना लाख इतना हो गया, इतना हो गया ना। एग्जैक्ट बताऊँगा आपको कौन कौन से बैंक का या कौन कौन सी चीज़ का इतना बकाया पड़ा है। एक तरफ तो लोन बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ आप ये खेल करते जा रहे हो। ये तमाशा थोड़े बन गया, सारी स्टेट को लूट रहे हैं। आज पैसा नहीं है इनके पास काम चलाने के लिए। जब इतनी नौकरियां निकाल नहीं रहे, निकालते हैं तो सिलेक्शन नहीं कर रहे, कहते लीक हो गया या रद्द हो गया। यार करेंगे
तो 5-7 लोग कोई कहीं से हो चाहे, लेकिन आरएसएस के होने चाहिए, चाहे वो यूपी से लाने पड़े चाहे बिहार से लाने पड़े। वो इशू अलग है, बहुत इश्यूज हैं। मैं तो आज बिजली पर ही करना चाहता हूँ, बिजली पर, सिर्फ बिजली पर। कमजोर नियंत्रण नहीं हो रहा, सरकार कंपनियां तो मिली हुई है, नियंत्रण क्या है, मिली हुई है। अब मुख्यमंत्री अनाउंस कर देते हैं रेट वहाँ कि इतने यूनिट तक वालों का ये मैं एमएमसी ख़त्म करता हूँ, मैं फलानी चीज़ ख़त्म करता हूँ, उसके बदले में सब्सिडी तो नहीं दे रहे आप। एमएमसी आपने ख़त्म की है, पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए विधानसभा में अनाउंस करेंगे। अब वहाँ क्या कायदा है मुख्यमंत्री का है, उसके बदले में सब्सिडी दो। स्वाभाविक बढ़ेगी। पवन जी, मुझे बताते हुए बड़ी हैरानी हो रही है कि पिछले, अब तो लगभग इनको 12 साल ही हो जाएंगे, 11.5 तो हो ही गए। पिछले इन 11.5-12 सालों के अंदर एक भी यूनिट नई पैदा नहीं की हरियाणा में। इसका लॉस भी हमें होता है। आप बाहर से लाते हो तो उसमें क्या है कि संप्रेषण का, ट्रांसमिशन का खर्चा बढ़ जाता है। आपकी स्टेट बाउंड्री तक आएगी, एक तो वो ट्रांसमिशन, और एक बाउंड्री के बाद फिर जो है ना आप डिस्ट्रीब्यूशन को भेजोगे, डिस्ट्रीब्यूशन से आगे जिन लोगों में बटेगी, तो वो लॉस हो रहा है वो। वरना हमारा अगर स्टेट के अंदर होती तैयार है तो वो लॉस तो हमारा बच जाता। लेकिन दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनका बुरा हाल है, हमारी यूनिट्स है। बाकी कई जगह तो 3-3, 2.5-2.5, 2-2 रुपये, 4 रुपये में ले रहे हैं बिजली। और हरियाणा वाला कोई भी ऐसा नहीं है प्लांट जो 6 रुपये यूनिट से कम पड़ता हो। नहीं, वो तो हो लिया जो कुछ था वो तो। अब तो ये मिलके आज के दिन जो बकाया है ना, आज के दिन मैं कह रहा हूँ गुप्ता जी कि आज के दिन बकाया है ना, मैं वही बता सकता हूँ आपको। आज के दिन जो लायबिलिटी पड़ी है एक किस्म की डिफॉल्टर्स के प्रति है, बोरोइंग्स है। बोरोइंग्स क्या है, वो आपका रिसीवेबल्स है। प्राप्तियाँ नहीं हुई है, प्राप्त हो रही हैं। देखिए ये अब जो पवन जी बता रहा हूँ, ये जो एफएसएत है ये 2025-26 का मांग रहे हो। और आपको याद है 2025-26 का जो टैरिफ आया था, बिल आए थे, मैंने खुद मेरा कहा कि मेरा पहले बिल प्रति यूनिट 6 रुपये 23 पैसे था, और उसके अगले महीने जो आपने लागू कर दिया 2025-26 वाला रेट 8 रुपये 23 पैसे हो गया, 6 पर 2 बढ़ गए, इसका मतलब 32% बढ़ गया। और उसके बाद जो है ना ये आपका फिक्स्ड अलग कर दिया आपने लोड के ऊपर। पहले फिक्स नहीं था, कंज्यूमर, डोमेस्टिक कंज्यूमर पर फिक्स नहीं था, कॉमर्शियल पर था, इंडस्ट्री पर था। अब डोमेस्टिक कंज्यूमर पर फिक्स कर दिया। इवन जो सोलर लगा रहे हैं, मेरा अपना सोलर पर लगा रहा हूँ मान लो खर्चा करके, उस सोलर वाले का फिक्स कर दिया कि कितने आपके किलोवाट मंजूर हैं, उसके ऊपर जो है ना आप हमें 290 रुपये प्रति किलोवाट के दोगे। अगर मेरी दुकान है या छोटा मोटा कोई शोरूम है या मेरा कोई और काम है, स्कूल है, अस्पताल है, तो उसके ऊपर वो कर दिया, वो अलग जोड़ दिया। मतलब हर साल चल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको एक तो फ्यूल सरचार्ज नंबर 1, नंबर 2 क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज, नंबर 3 फिक्स चार्जेस, ये ऑल टुगेदर ख़त्म करने चाहिए इन वन टाइम। जब आप बिजली के रेट ले रहे हो, जितनी बिजली जड़ी है उसके, तो ये किस बात के हैं? ये एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, एडिशनल चार्जेस। फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट, दूसरा है मैंने बताया आपको, जैसे आपको क्रॉस सब्सिडी दे रहे हैं, क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज दे रहे हैं। तीसरा मैंने बता दिया फिक्स चार्ज दे रहे हैं। ये तीनों चार्जेस आउट राइटली एकदम ख़त्म होने चाहिए।
क्या किया है, अभी जो मांग करी है नहीं, अमाउंट नहीं बताई उन्होंने। कल अमाउंट पर भी झगड़ा हुआ था, मैंने कहा अमाउंट तो बता दो हमें, अमाउंट नहीं बताई गई। यही कहा है कि 1100 जो 32 करोड़ है ये तो उसके कंपनी के हैं बकाया, ये देने हैं और नहीं बता रहे। अब ये नहीं बता रहे कि मैं बता दूं आपको, ये 47 पैसे की प्रपोजल दिए नहीं, 7000 करोड़ बिजली यूनिट लगभग साल में बिकेगी, ये हम खरीदेंगे। 47 पहले लगा दो 7 पर, 47 मल्टीप्लाइड बाई 7 कितना हो गया जी? 3200 करोड़ कुछ हो गया क्या? इतना हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बाकी उन्होंने नहीं बताया अमाउंट कोई भी। वो तो हर चीज़ को छुपाना चाहते हैं ना, लेकिन हम लड़ेंगे, छुपने नहीं देंगे, एक्सपोज करेंगे और किसी भी सूरत में इसको नहीं लगने देंगे जी। हाँ, मानसून का तो देखो क्या तैयारी की है उन्होंने, वो तो बिजली वाले जाने, मुझे लगता नहीं कुछ इनकी कोई तैयारी हो।